हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अदिति। आप सभी लोगों के लिए आज से इस क्लिप के अंदर टॉपिक वाइज मैं आपके लिए वीडियोस लाई हूँ। ये जो वीडियोस है ये आप लोगों के लिए काइंड ऑफ एक डेमो भी है जो हम लोगों ने पेड क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है। तो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कुछ झलकी मिलने वाली है कि हमने पेड क्लासेस में क्या पढ़ा था। एक विटनेस की जैसे एक प्रूफ भी आप लोगों के सामने है कि जो हमने क्लास में पढ़ा और हमारे एग्जाम के अंदर क्या आया वो भी आप कोरिलेट कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए रोज शाम को 7 बजे ये सीरीज आने वाली है जिसके अंदर हम आप लोगों को डिटेल में पढ़ाएंगे कि पूरा सीएस में कैसे आप लोग सॉल्यूशन दे सकते हो। इफ यू विश कि इसी तरीके से 2024 दिसंबर के लिए आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, मेरे साथ पूरा कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हो, तो 1 जुलाई से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। देखो, प्लान करो, अपने आप प्रूफ देखो कि हमने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, और लाइव फाउंडेशन बैच 1 जुलाई से ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, नंबर आपके पास में है। ये सभी चीजें आप लोगों को इसके अंदर मिलेगी, स्पेशली स्टडी प्लानर, पूरे 6 महीने का मेरा लेसन प्लान और आपको कब क्या रिवाइज करना है, दोनों शीट्स आप लोगों को मिलने वाली है। पहला सेशन होगा 1 जुलाई को, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, नंबर आप लोगों के पास में है। और आप चलते हैं कंटेंट पर, आज के टॉपिक के ऊपर। राउंड रॉबिन एल्गोरिथम किसके बिहाफ पे काम करती है? टाइम क्वांटम के बिहाफ पर, जिसको हम टाइम स्लाइस भी बोलते हैं। टी क्यू से इसकी वैल्यू को हम डिनोट करते हैं। ये जो वैल्यू है ये आपको पहले से क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइडेड होती है, जिसके थ्रू हमारी पूरी की पूरी एल्गोरिथम ड्रॉ होती है। यहाँ पर सीपीयू जो है उसका टाइम क्या किया हुआ है, फिक्स कर दिया। अच्छा, राउंड रॉबिन के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप सब लोग जानते हो बेस्ट। अगर मैं बोलूं अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स टाइम, आपसे मैं कभी भी पूछूं एग्जाम में, कभी भी पूछे अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स टाइम बेस्ट एल्गोरिथम कौन सी है? इट इज राउंड रॉबिन। बेस्ट एल्गोरिथम अकॉर्डिंग टू द एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। क्यों मैम? क्योंकि सीपीयू क्या करेगा, सबको ग्रीट करेगा। याद है ना रेस्टोरेंट वाला एग्जाम्पल? आप रेस्टोरेंट में गए, जितने भी लोग रेस्टोरेंट में आए सभी को आते ही, उनके आने के पहले सेकंड में या जितना भी टाइम क्वांटम वैल्यू है उतने ही सेकंड में सबको पानी दे दिया जाएगा, ताकि सब अश्योर हो जाए कि हाँ यार मेरा ऑर्डर लिया जाएगा। सही बात है ना? अच्छा, मैं आप लोगों से ये पूछूं कि क्या ये कभी नॉन प्रिमिटिव हो सकती है? चांस ही नहीं। ऑलवेज प्रिम्स, ऑलवेज, हमेशा इसमें क्या होगा, रन से रेडी वाला मूव होगा ही होगा, है ना? यहाँ पे क्या चलेगी, प्रिम्पशन होगा ही होगा। अब सीन ऐसा है कि राउंड रॉबिन एल्गोरिथम जो है वो क्या करेगी, आपको एक टी क्यू वैल्यू को दे देगी, प्रोसेस उस टी क्यू वैल्यू के लिए सिस्टम के पास में रहेगा, यानी सीपीयू के पास में रहेगा। मान लो मैम मेरे पास एक ऐसी सिचुएशन है, जो टाइम स्लाइस था वो आपने दिया था 3 यूनिट टाइम का। मेरी प्रोसेस आई, प्रोसेस पी। प्रोसेस पी जो है उसका बर्स्ट टाइम ही कितना है, 1 सेकेंड का। अब ये तो यार टाइम क्वांटम से भी कम वैल्यू, तो क्या इसको हम 3 सेकेंड के लिए सिस्टम में रखेंगे? नो। अगर ये चीज हो गई तो ये ज़ॉम्बी बन जाएगा। रिमेंबर ज़ॉम्बी प्रोसेस बोला था मैंने, बोला था ना, ज़ॉम्बी प्रोसेस अपने एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद भी सिस्टम में ही अटकी रहे, तो ऐसी प्रोसेसेस को हम ज़ॉम्बी बोलते थे। और ज़ॉम्बी जो है वो हमारे लिए अच्छे नहीं है, हमको डराते हैं, बिल्कुल बेकार है, हमको ज़ॉम्बी नहीं बनाना है। तो यानी कि अगर कोई ऐसी प्रोसेस आती है, इफ एनी प्रोसेस अराइज हुज बर्स्ट टाइम or CPU execution time is less than the value of time quantum value, then that particular process will only execute or will only remain in CPU for the required burst time, not for the time quantum value. सिर्फ एक ही चांस है ऐसा कि टाइम क्वांटम से अलग वैल्यू के लिए आपकी कोई प्रोसेस सिस्टम में रह सकती है। ओनली वन वैल्यू, ओनली वन वैल्यू। मैम एक बात बताओ, यहाँ पे तो बड़ा कंफ्यूजन होता होगा ना कि कौन तो जाएगा रेडी में, फिर कौन कैसे होगा? मैम ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। बिल्कुल है। तो यहाँ पर हम एक तो गैंट चार्ट बना के चलते हैं। गैंट चार्ट आपको पता है ना, स्केड्यूलिंग के लिए बनाते हैं। और हम यहाँ पर एक और चीज बना के चलते हैं विच इज कॉल्ड एज रेडी क्यू। वैसे आपको मैंने सारी चीजें विजुअलाइज करवा के समझाई है, आई होप कि याद है ना बच्चों। सारी चीजें मैंने विजुअलाइज करवाई है आपको, हर एक का डायग्राम ड्रॉ किया है, ताकि आपको पता चले कि वाकई में ऐसे सेकेंडरी मेमोरी से उठ के प्रोसेस आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा एक रेडी क्यू लगता होगा, है ना? वो याद है मैकडोनल्ड्स की लाइन बनती होगी मैम, फिर लाइन में जिसका नंबर पहले वो पहले जाएगा, है ना, जिसका नंबर बाद में वो बाद में जाएगा। और मान लो कि कोई एक ऐसा बंदा है ना, जिसके टुकड़ों में ऑर्डर्स आ रहे हैं,
पहले उसने बर्गर ले लिया, फिर उसको कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, फिर उसको चिप्स भी चाहिए, चिप्स मिलते हैं क्या, फ्रेंच फ्राइज जिसको बोलते हैं ना, वो भी चाहिए, मतलब उसको सब चाहिए, है ना। पर बाकी पूछ पीछे बहुत बड़ी लाइन है, तो वो क्या करेगा, पहले एक चीज लेगा, फिर दोबारा से लाइन में आके लग जाएगा अगर उसको कुछ और चाहिए होगा तो। मैं कहना ये चाहती हूँ कि जो रेडी क्यू है वो क्या है, एक तरीके का सर्क्यूलर क्यू के जैसा काम करता है। आप सभी लोग जानते हो ना, हमारे पास में क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है और सर्कुलर क्यू भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, जिसके एंड पॉइंट्स हमेशा क्या होते हैं, मतलब फ्रंट और रियर उसका कनेक्टेड होता है। अच्छा यार मैम, आपने ये सारी बातें बताओ, ये बताओ कि राउंड रॉबिन यूज कहाँ होता है, आप खुद सोच के बताओ। मैम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है वो बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए बेस्ट। राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम किसके लिए बेस्ट है मैम, बेस्ट फॉर इंटरएक्टिव प्रोसेसेस। चलो करें सॉल्व। यहाँ पर मैं बनाऊंगी ज्ञान चार्ट, पर मैं आपको क्या बोल रही हूँ, मेरे पास में एक रेडी क्यू भी होगा, तो मैं रेडी क्यू भी बनाऊंगी और मैं गैन चार्ट भी बनाऊंगी, दोनों में पैरेलल लेके चलूंगी सो दैट अच्छे से समझ में आए। जीरोथ टाइम पे हम स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे ही जीरोथ टाइम आया मेरे पास में क्या है, अराइवल टाइम पर सिर्फ एक प्रोसेस पी नॉट जो है वो सिस्टम में है, यानी रेडी क्यू के अंदर सिर्फ जीरो ही है। अब यहाँ पर सारा खेल किस पर डिपेंड करेगा, टाइम क्वांटम पे। टाइम क्वांटम की वैल्यू मैंने ले ली है फॉर एग्जाम्पल दो यूनिट ऑफ टाइम के लिए, यानी गैन चार्ट में 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, है ना, इस तरीके से ही चलेगी सारी वैल्यू। अरे सोच के देखो, तो यही वैल्यूज चलेंगी, पर वो बाद में देखेंगे, अभी अभी नहीं। हाँ मैम समझ में आ गया कि 0 से 2 फिर 2 से 4, क्योंकि टाइम क्वांटम की वैल्यू जितनी है सीपीयू उतने टाइम के लिए ही एलोकेट होगा, या फिर उससे कम के लिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है, देखो प्रोसेस P2 दिख रही है ना, जिसका बर्स्ट टाइम कम है, तो ओनली प्रोसेस P2 एक ऐसी प्रोसेस होगी जो अपने टाइम क्वांटम को भी पूरा यूटिलाइज नहीं करेगी। उसको एक ही सेकंड का काम है और सीपीयू 2 सेकंड के लिए अवेलेबल है, पर वो 1 सेकंड का बात करके निकल जाएगी, वो 2 सेकंड ही वेट करेगी, नहीं तो जॉम्बी बन जाएगी। अब हम क्या बात कर रहे थे कि प्रोसेस पी नॉट है वो अराइव हो चुकी है, यानी कि रेडी क्यू के अंदर कौन है, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पी नॉट। अभी कुछ भी गड़बड़ चल नहीं रही है, कुछ भी होगा नहीं एक्स्ट्रा, क्योंकि सिर्फ एक ही प्रोसेस है जो रेडी क्यू के अंदर है, प्रोसेस पी नॉट। बस ये लो पी नॉट को एग्जीक्यूट कर दो। कितने टाइम के लिए मैम, 2, यानी कि 3 यूनिट का टाइम अभी भी इसका बचा है। मतलब मैम ये सिस्टम में वापस आके लाइन में लग जाएगी क्या, बिल्कुल लाइन में लग जाएगी, पर उससे पहले मैम 2 सेकेंड हो रहे थे, तो उससे पहले P1 और P2 दोनों के दोनों सिस्टम में आ चुके हैं, यानी कि अब इसके पास में नंबर आएगा तीसरे पे। ये लो समझ में आया ना, P1 और P2 दोनों सिस्टम में आ चुके थे, तो रेडी क्यू में तैयार खड़े थे लाइन लगा के। ये लो अब आ गई P1 एग्जीक्यूट होगी, बिल्कुल होगी मैम एग्जीक्यूट, कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए, 2, बचेगा कितना इसका, 1। तो ये लो P1 को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, 0 से 4 तक P1 एग्जीक्यूट हुई है। मैम जब 4 टाइम हुआ है तब तक अगर नोटिस करो तो सिस्टम के अंदर P3 भी आ गई है और सिस्टम के अंदर P4 भी आ गई है, P3 भी आ गई है और P4 भी आ गई है, और P0 और P1 एग्जीक्यूट ऑलरेडी एक बार हो चुके हैं। P1 का काम बचा है क्या, हाँ मैम काम बचा है, कितने यूनिट के लिए, जितने भी यूनिट के लिए बचा हो, जो भी हो, क्यू में तो आगे खड़ा होना ही पड़ेगा इसको, भले ही 0.1 सेकंड का काम बचा हो, पर इसको आना पड़ेगा, क्यू में आना पड़ेगा इसको, आ गई। अब P2 की बारी आ गई, P2 एग्जीक्यूट होगी, P2 कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगी, ये लो इसका तो टाइम क्वांटम से भी कम वैल्यू है, टेंशन ही खत्म। ये लो मैम इसको 5 तक चला दो, ये सिस्टम से आउट हो गया, इसका काम खत्म, यानी कि ये क्यू में आके खड़ी होगी क्या, नहीं मैम इसका काम ही खत्म हो गया। क्यू में क्यू आके खड़ी होगी जब काम खत्म हो गया। P0 की बारी आ गई वापस, ये लो जी 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए फिर से एग्जीक्यूट होगा P0, 5 से 7 तक, अभी भी इसका 1 यूनिट ऑफ टाइम बचा है, ये लो भाई इसको फिर से बोलो लाइन में आके खड़ी हो जा, पर लाइन बहुत लंबी हो चुकी है, अब इसको दोबारा से पीछे जाके खड़ा होना होगा, क्योंकि सर्कुलर क्यू है भाई लाइन, और क्यू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चलता है। अब P0 के बाद में बारी आ गई P3 की, मैम गैंट चार्ट में देखो मैंने P3 को ऐड कर दिया है, P3 आ गई, P3 कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगी, 2 ही यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगी, उसको 2 का ही काम है, देखो तो ये चलेगी 7 से 9 तक। अच्छा P3 का काम खत्म हो चुका है, P3 को भी सिस्टम से निकाल दे, इसको भी आगे जाने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है क्योंकि इसका काम खत्म हो गया है। सिस्टम में आएगी P4, P4 को कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए काम करना है मैम, 3,
हमारे पास में 2 ही के लिए समय है, तो एक इसका बचा के रखो। P4 जो है वो 11 तक चलेगी और फिर से लाइन में आके खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसका काम बचा हुआ था। समझ में आ रहा है ना कि मैं कैसे दोनों क्यूज को मेंटेन करके चल रही हूँ। गैंट चार्ट तो अकॉर्डिंग टू सीपीयू चल रहा है और रेडी क्यू अकॉर्डिंग टू देयर बर्स्ट टाइम चल रहा है कि भाई जिसका जितना बर्स्ट टाइम बचा है, अगर बचा है टाइम तो भाई तू पीछे लाइन में आके खड़ा हो जा, तेरा काम हो गया तो तू चल अपने रास्ते, हमको बाकी एग्जीक्यूशन करने दे। अब P4 का भी हो गया लो काम। अब क्या हुआ मैम, अब P1 आएगी, आने दो। P1 का कितना टाइम बचा था 1, ये लो करने दो इसको एग्जीक्यूट। अब P2 सॉरी P0 आएगी, इसका एग्जीक्यूट, लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं, काम खत्म हो चुका है, सिस्टम से बाहर है ना, सिस्टम से बाहर। अब P0 आ गई, P0 को भी 1 यूनिट ऑफ सेकंड के लिए चलना था, ये लो इसको भी 1 यूनिट, P0 भी सिस्टम से बाहर। बच गई P4, P4 कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए चली है, 1 यूनिट ऑफ टाइम, यानी 14 तक P4 चली है, ये भी सिस्टम से बाहर। समझ में आ गया? मतलब अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि जो आपकी प्रोसेस है किस सीक्वेंस में, एग्जाम के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने का ही न्यूमेरिकल आएगा। मान लो कि मैं ये क्वेश्चन आपको दे दूं और इस क्वेश्चन के थ्रू 2 स्टेटमेंट बना के आपको दे दूं और आप लोगों को ऐसे बोलूं दैट P4 हैज कंप्लीटेड बिफोर T0। स्टेटमेंट नंबर 1 बताइए ट्रू या फॉल्स। या मैं आपको ये बोल दूं द सीक्वेंस ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेसेस इज एज फॉलोज, और सीक्वेंस दे दिया और आपको चेक करके बताना है सीक्वेंस ट्रू है या नहीं। अब आपको आगे की कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ गैंट चार्ट बना के बता देना था कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों गलत है। समझ में आ रहा है ना कि किस टाइप ऑफ, किस वेराइटी ऑफ क्वेश्चन में एग्जीक्यूट हो सकते हैं यहाँ पे। अब मुझे एग्जीक्यूशन बताओ, सबसे पहले सिस्टम से कौन बाहर निकला था, सबसे पहले सिस्टम से कौन बाहर निकला मुझे बताओ, जिसने अपने आप को रिपीट ही नहीं किया। मैम P2, सिस्टम में सबसे पहले P2 निकली थी, ये देखो P2 दोबारा रिपीट नहीं हुई है। उसके बाद में सिस्टम से कौन निकला मैम P3, उसके बाद में P1, उसके बाद में P0 और सबसे लास्ट में P4। ये है करेक्ट सीक्वेंस। P2 निकली सिस्टम से, फिर P3 निकली, देख रहे हो, P2 निकली सिस्टम से, फिर P3 निकली सिस्टम से, फिर P1 निकली सिस्टम से, फिर P0 निकली सिस्टम से और फिर P4 निकली है सिस्टम। क्या इस टाइप के वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हम ट्राई कर सकते हैं अब? क्या मुझे ये सॉल्व करना आ गया है? किसी को कोई दिक्कत है? आ गया मजा? कभी गेट का प्रीवियस ईयर पेपर देखा है उठा के? उसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ये नहीं बोलता एवरेज वेटिंग टाइम निकाल के दिखाओ। उनको कोई मतलब नहीं है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हो नहीं, उनको कॉन्सेप्ट से मतलब है। क्या आप रेडी क्यू बना सकते हो? क्या आप गैंट चार्ट को स्टडी करना जानते हो? टोटल नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विच बताओ। स्टेटमेंट नंबर 1 था सीक्वेंस का, स्टेटमेंट नंबर 2 है टोटल नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विच। बताओ मुझे कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्या टोटल नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विच 8 हो जाएंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर? टोटल नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस 8 लिख के आ जाऊं क्या? अगर ये दोनों स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आएंगे तो क्या लिख के आओगे? यस मैम ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आपने एक चीज नोटिस करी कि मैम हम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर ना बड़ा गैंट चार्ट बना रहे हैं, नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस ज्यादा है। आपको नोटिस हो रहा है ये चीज? और ये चीज मैंने आपको पहले भी समझाई थी जब कॉन्टेक्स्ट स्विच पढ़े थे। क्या मैंने आपको ये बताया था कि जो टाइम क्वांटम की वैल्यू है, टाइम क्वांटम की जो वैल्यू है उससे क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचेस बढ़ जाते हैं क्या? देख लो, जितनी छोटी टाइम क्वांटम की वैल्यू उतना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विच है। ये टाइम क्वांटम की वैल्यू आप कितनी कर दो, 4 कर दो, और फिर इसको सॉल्व करो, टोटल नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस कम हो जाएंगे। याद है क्या बताया था? टी क्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्टेक्स्ट स्विच। ये लो स्टेटमेंट नंबर 3, ये मेरा FIQ है। अगर मैं एग्जामिनर होती तो आपसे ये चीज पूछती कि I have a given a particular scenario in examination and I am asking you to increase the value of time quantum from 2 to 4 units of time. Calculate the total number of context switches. और ऑप्शन में होता क्या? 10 9 8 7। ऑब्वियसली मैं क्या करके आती? सबसे कम वैल्यू करके आती। Why? Because I know this concept. By increasing the value of time quantum,
the total number of context switches will decrease. Why? Because they have an inversely proportional relationship. Is it clear? 3 टाइप ऑफ स्टेटमेंट या 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर हमने बना लिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, व्हाट इफ द टाइम क्वांटम वैल्यू इज वेरी हाई, extremely high, then this particular algorithm will start behaving like a first come first serve. इसकी वैल्यू वेरी हाई कर दो तो कॉन्टेक्स्ट स्विचेस बिल्कुल ही कम हो जाएंगे, और जब कॉन्टेक्स्ट स्विचेस बिल्कुल ही कम है तो काइंड ऑफ ऐसा होगा कि एक प्रोसेस अपने पूरे बर्स्ट टाइम के लिए एग्जीक्यूट हो रही है, और जब अपने पूरे बर्स्ट टाइम के लिए एग्जीक्यूट होती है कोई भी एल्गोरिथम तो उसको हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बोलते हैं। क्लियर? यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया है। तो मैं मल्टीपल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना सकती हूँ, जरूरी नहीं कि मैं एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन से हमेशा न्यूमेरिकली पूछूं आपसे कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम बताओ, एवरेज वेटिंग टाइम बताओ, रिस्पॉन्स टाइम बताओ, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ। मैं आपसे इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ। अगर आप नोटिस करो तो आप लोगों का राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम किसी एक एल्गोरिथम से सिमिलर है, किसी एक एल्गोरिथम से सिमिलर है। 4 पॉइंट बना के लिख लेना। इट इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। नोटिस करना, जिसकी जॉब शॉर्टेस्ट थी वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होके गई है, उसके बाद में सेकंड गई है P3 की, फिर उसके बाद में जो है वो गई है, आप देख लो, P1 की, फिर आपकी बाकी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हुई है। इट इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। एक और स्टेटमेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछती अगर मैं एग्जामिनर होती, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है क्या? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है मैम, ये एग्जैक्टली सेम नहीं है बट इट इज काइंडली। रिस्पॉन्स टाइम लो, 100% लोएस्ट रिस्पॉन्स टाइम, पहला पॉइंट हमेशा प्रिमिटिव होती है। गैंट चार्ट और रेडी क्यू यानी सर्कुलर क्यू मेंटेन करना है। इट इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, बेस्ट फॉर इंटरैक्टिव प्रोसेसेस, द टाइम क्वांटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विचेस। सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं।